इन लेडी की फोटो जो अभी आपकी स्क्रीन पर अपीयर हुई है, ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग फोटोज ऑन द इंटरनेट है। तो ऐसा क्या खास है इनके बारे में कि आज ये इतनी चर्चा में है और क्यों आज हर व्यक्ति इनके बारे में जानना चाहता है। 18 जुलाई 2022 को भारत के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं। इसके ठीक 3 दिन बाद 21 जुलाई 2022 को भारत के नए राष्ट्रपति घोषित किए जाएंगे। भारत की आजादी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर रामनाथ कोविंद तक सभी राष्ट्रपति इन्हीं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट किए गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं राष्ट्रपति चुनावों और इनमें खड़े हो रहे उम्मीदवारों के बारे में जानेंगे। महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। यही नहीं, वो इंडियन आर्म फोर्सेस के सुप्रीम हेड भी होते हैं। कोई भी भारत का नागरिक जिसकी उम्र 35 साल से ज्यादा हो और वो लोकसभा मेंबर बनने के कंडीशंस को फुलफिल करता हो, वो व्यक्ति प्रेसिडेंट इलेक्शंस में खड़े होने के लिए एलिजिबल होता है। बट वेट, ये प्रेसिडेंट इलेक्शंस होते कैसे हैं और क्या आप और हम अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकते हैं? आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट करता है कि हर 5 साल में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे। इस इलेक्शन में लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स यानी कि एमपीज, विधानसभा के मेंबर्स यानी कि एमएलए, जिन्हें आप और हम इलेक्ट करते हैं, वो सब मिलकर हमारे देश के राष्ट्रपति को वोटिंग के द्वारा चुनते हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में अप्रोक्सीमेटली 4800 वोटिंग्स होते हैं, जिनमें 543 मेंबर्स लोकसभा के, 233 मेंबर्स राज्यसभा के और पूरे देश के विधानसभा के 4121 मेंबर्स वोट करते हैं। इस साल के प्रेसिडेंट इलेक्शंस में 2 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं। फर्स्ट इज द्रौपदी मुर्मू हु इज रिप्रेजेंटिंग द बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट, और दूसरी तरफ है यशवंत सिन्हा जो किसी भी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं, बट ही इज रिप्रेजेंटिंग द ऑपोजिशन। यशवंत सिन्हा का जन्म बिहार के पटना शहर में हुआ था। इन्होंने 1960 में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को ज्वाइन किया था और 24 साल इन्होंने अपनी कंट्री में एज आईएएस सर्व किया है। इतना ही नहीं, यशवंत सिन्हा 2 बार एज अ फाइनेंस मिनिस्टर सर्व कर चुके हैं अंडर 2 डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स। पहले 1990 से लेकर 1991 तक अंडर प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर, देन मार्च 1998 से लेकर जुलाई 2002 तक अंडर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने एज अ फॉरेन मिनिस्टर भी सर्व किया है अंडर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी फ्रॉम जुलाई 2002 टू मई 2004। यशवंत सिन्हा 84 से लेकर 91 तक जनता दल, 92 से लेकर 2018 तक बीजेपी, देन 2021 से लेकर 2022 तक टीएमसी के मेंबर। 2017 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में 4986 वोट रजिस्टर किए गए थे, जिसमें से 2930 वोट एनडीए के कैंडिडेट और हमारे देश के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मिले थे। वहीं पे यूपी की कैंडिडेट मीरा कुमार को 1844 वोट्स मिले थे। इस बार के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में एनडीए गवर्नमेंट के कैंडिडेट के पास अप्रॉक्स 48% वोट्स हैं, वहीं पे ऑपोजिशन के पास अप्रॉक्स 24% है। यहीं पे ऑपोजिशन का जो वोट परसेंटेज है वो इसलिए कम है क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन के कैंडिडेट्स को सपोर्ट नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से ऑपोजिशन का वोट परसेंटेज और कम हो गया है। भारत में राष्ट्रपति को मेजॉरिटी के लिए 50% से ज्यादा वोट परसेंटेज की जरूरत होती है और एनडीए के पास अभी 48% है। और ये भी पूरी उम्मीद है कि बीजेटी यानी कि ओडिशा गवर्नमेंट भी अपना वोट द्रौपदी जी के समर्थन में जरूर देगी, क्योंकि वो उड़ीसा की ही निवासी हैं और ये उड़ीसा के लोगों के लिए एक बहुत गर्व की बात होगी कि भारत का अगला यानी कि 16वां राष्ट्रपति उनके ही स्टेट से हो। तो अब आप सब जान ही गए होंगे कि जिन लेडी की फोटो हमने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाई थी वो कौन है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 1958 में उड़ीसा के एक छोटे से गांव मयूरभंज में हुआ था। वो एक आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं और उस जमाने में जब वुमेन लिटरेसी रेट 23% से भी कम हुआ करती थी और लड़कियों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला करती थी, इन सब के बावजूद भी उन्होंने 1979 में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और उड़ीसा गवर्नमेंट के इरिगेशन डिपार्टमेंट में एक क्लर्क की नौकरी की। 1997 में मुर्मू जी ने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया और बीजेपी की टिकट से लोकसभा इलेक्शंस लड़े, जिनमें उनकी एक नहीं 2 बार जीत। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी की जिंदगी इतनी भी आसान नहीं रही है। साल 2009 में द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने 25 साल के बेटे को एक दुखद घटना में खो दिया था। खुद को हिम्मत देने के लिए उन्होंने मेडिटेशन और आध्यात्म का रास्ता चुना और एक ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ जुड़ गई थी। और जब वो इस सदमे से धीरे धीरे बाहर निकल ही रही थी, इस घटना के ठीक 4 साल बाद यानी कि 2013 में उनके दूसरे बेटे की भी दुखद मृत्यु हो गई थी। और ये त्रासदी यही नहीं रुकी, उसके 1 महीने बाद उनकी माँ और भाई की भी एक दुखद मृत्यु हो गई थी। जब इस भारी सदमे से वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर ही रही थी, तभी 2014 में उनके पति की भी दुखद मृत्यु हो गई थी। द्रौपदी मुर्मू डिप्रेशन में जा चुकी थी क्योंकि पिछले 5 साल में उन्होंने लगभग अपने पूरे परिवार को खो दिया था। बट
ये तो हम सब जानते हैं कि अगर कोई इंसान सोच ले कि वो हार नहीं मानेगा तो उसे कोई नहीं रोक सकता, और मुर्मू जी ने ये करके दिखाया। उन्होंने भी ये ठान लिया था कि वो पीछे नहीं हटेंगी, और इसीलिए वो अपने डिप्रेशन से लड़ी ही नहीं बल्कि उससे जीती भी। 2015 में द्रौपदी जी ने एक बार फिर से पॉलिटिक्स में कदम रखा और आते ही उन्हें झारखंड की पहली महिला गवर्नर बनाया गया। गवर्नर के पद पर रहते हुए द्रौपदी मुर्मू जी ने हमेशा इस देश के आम लोगों के हक में काम किया, जिसका एक उदाहरण है जब 2017 में झारखंड गवर्नमेंट ने सीएनटी और एसपीटी एक्ट में कुछ चेंजेस किए। ये दोनों एक्ट झारखंड के ट्राइबल लोगों को किसी भी नॉन ट्राइबल के द्वारा ज़मीन खरीदने और बेचने से प्रोटेक्ट करता है। और जब इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करने के बाद ये बिल विधानसभा से पास होकर द्रौपदी जी के पास पहुंचा, तो उन्होंने इस बिल को पास नहीं होने दिया, क्योंकि इसमें किए गए अमेंडमेंट्स आदिवासी लोगों के हित में नहीं थे। हम और आप द्रौपदी मुर्मू जी की जिंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि जब जिंदगी आपसे आपका सब कुछ छीन लेती है तो आपको हार मानकर पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि उस प्रॉब्लम का डटकर सामना करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।